बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 क्लास 11। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क एंड स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करते हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता क्या है। द बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज अ गोल वेयर द बिजनेस वांट्स टू रीच इन द फ्यूचर। तो ये बोल रहा है कि जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है वो गोल होता है जहाँ पे बिजनेस जो है वो फ्यूचर में पहुंचना चाहता है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस यूनिट है, ठीक है, वो अपनी फ्रेंचाइजी सेटअप करना चाहती है दूसरे स्टेट में नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये उस बिजनेस का गोल हो गया कि वो अगले 3 साल तक दूसरे स्टेट में अपनी एक फ्रेंचाइजी सेटअप करना चाहती है, राइट। और इट वांट्स टू इंक्रीज इट्स वर्कफोर्स इन द कमिंग मंथ, या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स को, अपने जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इंक्रीज करना चाहती है आने वाले महीनों में, राइट। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। हर बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर द पर्पस फॉर विच द बिजनेस इज एस्टेब्लिश एंड परफॉर्म्ड। तो ये बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के, पर्पस होता है कि किस पर्पस से जो बिजनेस है उसको इस्टेब्लिश किया गया है, कि किस पर्पस से बिजनेस को जो है वो चलाया जा रहा है। अब जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, उसको हम 2 मेन कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और एक होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें पहला आता है प्रॉफिट अर्निंग। तो देखो, बिजनेस चाहे जो भी हो, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना जो है वो उसका मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सेल फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस में जो भी सेट ऑफ एक्टिविटीज करी जाती है वो इसलिए करी जाती है ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके। अब प्रॉफिट जो होती है वो एक्स्ट्रा इनकम होती है जिससे जो बिजनेस है वो अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चे को पूरा कर सकता है। The main objective of any business is to earn profit. Just as a plant cannot survive without water, similarly a business cannot sustain without profit. तो जिस तरीके से जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर सकता बिना वाटर के, उसी तरीके से जो बिजनेस है वो प्रॉफिट के बिना सस्टेन नहीं कर सकता। प्रॉफिट जो होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो देखो, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो ही जो बिजनेस यूनिट है वो अपने जो एक्टिविटीज़ है उसको ग्रो कर सकती है, ठीक है। अपना जो स्केल है बिजनेस का उसको लार्ज कर सकती है, ठीक है, अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर सकती है, राइट। सो प्रॉफिट अर्निंग जो होता है वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। नेक्स्ट आता है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब होता है अपने कस्टमर्स को क्रिएट करना। अगर आज आपके प्रोडक्ट्स को 100 कस्टमर ले रहा है तो उसको 200 पे लेके जाना, 300 पे लेके जाना, राइट। तो मार्केट शेयर का मतलब होता है कि मार्केट में कितने कस्टमर्स जो हैं वो आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। इन द लॉन्ग रन द सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द मार्केट शेयर कैप्चर्ड बाय द बिजनेस। तो ये बोल रहा है कि लॉन्ग रन में जो सर्वाइवल होता है बिजनेस का, बिजनेस कितना सर्वाइव करेगा, कितने आगे तक जाएगा, वो डिपेंड होता है कि कितने कस्टमर्स जो है वो बिजनेस ने कैप्चर कर रखे हैं, कितना मार्केट शेयर जो है वो बिजनेसमैन ने कैप्चर कर रखा है। The creation of good and satisfaction of the need of customer is a crucial purpose for the business. ये बोल रहा है गुड्स को क्रिएट करना, इस तरीके से क्रिएट करना कि वो कस्टमर की नीड्स को पूरी कर सके, ठीक है। तो ये जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्पस होता है बिजनेस का। So to generate profit and demand, the business must supply premium quality and give value for money products. ये बोलता है कस्टमर्स को क्रिएट करने के लिए आपको जो है वो कस्टमर को एक प्रीमियम क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी का सामान रिजनेबल प्राइस पे देना होगा। इनोवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इनोवेशन का मतलब होता है कि आप क्या चीज़ नई लेके आ रहे हो, ठीक है, कौन से नए आइडियाज़, कौन सा नया प्रोडक्ट, कौन सा नया प्रोसेस लेके आ रहे हो जिससे कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदे। इनोवेशन नॉर्मली मीन्स टू चेंज प्रोसेस और क्रिएटिंग मोर इफेक्टिव प्रोसेस, प्रोडक्ट और आइडियाज़। तो इनोवेशन का मतलब यही हो रहा है कि चेंज करना अपने प्रोसेस में, प्रोडक्ट में और आइडियाज़ में, और कुछ नया लेके आना। नाउअडेज बिजनेस इज एवर चेंजिंग एंड डायनामिक। अब आजकल आप देख रहे हो कि बिजनेस जो है उसमें कितना कंपटीशन आ चुका है।
मार्केट में एक ही प्रोडक्ट के कितने सारे ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर को फेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को कुछ इनोवेट करना पड़ेगा, कुछ नया लाना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सो टू कीप अप विद द ग्रोइंग कॉम्पिटिशन अ बिजनेसमैन हैज़ टू इंट्रोड्यूस एफिशिएंट डिज़ाइन, लेटेस्ट ट्रेंड्स, अपग्रेड मशीनरी एंड न्यू टेक्निक्स। तो ग्रोइंग कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन लेके आने होंगे, नए ट्रेंड्स के साथ आपको चलना पड़ेगा, अपनी मशीनरी को अपग्रेड करना पड़ेगा और नई नई टेक्निक्स लानी पड़ेगी। देन आता है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कैसा स्केल, ठीक है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन आप कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी इज अ स्केल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से ही पता चलता है कि आपका बिजनेस जो है वो कितना एफिशिएंट है, ठीक है। अगर आपकी जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, वो इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो बिजनेस है वो एफिशिएंट है, ठीक है, वो सक्षम है। इट इज़ अ यूजली द लास्ट ऑब्जेक्टिव बट जस्ट एज इम्पोर्टेंट बिकॉज प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय द आउटपुट गिवन बाय द एक्टिविटीज। तो प्रोडक्टिविटी जो होता है ये वो आउटपुट होता है जो आप बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, उसकी वजह से वो आउटपुट आपको मिलता है। इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी। ईच बिजनेस मस्ट गो फॉर मोर प्रोमिनेंट प्रोडक्टिविटी टू गारंटी इट्स सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। तो बिजनेस को अगर सर्वाइव करना है लंबे समय तक और डेवलपमेंट करनी है तो उसको अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा। और ये जो गोल है वो तभी पूरा हो पाएगा जब बिजनेस यूनिट जो है वो वेस्टेज अपनी कम करे और जो भी रिसोर्सेज बिजनेस यूज कर रहा है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे, उन रिसोर्सेज को सोच समझ के अच्छे से यूज करे। सो ये जो चार हैं ये हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बिजनेस के होते हैं। प्रॉफिट अर्निंग, मार्केट शेयर एंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर को क्रिएट करना, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना, इनोवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कुछ नई टेक्निक्स, नए प्रोडक्ट को लेके आना, एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। लेकिन देखो जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट को अर्न करने से रिलेटेड होते हैं, मनी मेकिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन जो है इसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट के बारे में सोचता है कि कैसे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, कैसे मेरी सेल्स इंक्रीज हो सकती है। लेकिन जो सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें हम सोसाइटी को लेके चलते हैं, सोसाइटी की वेलबींग को लेके चलते हैं। इसमें जो बिजनेस यूनिट होती है वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कंसीडर करता है और उस सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करता है। आइए देखते हैं क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं एक बिजनेस यूनिट के। पहला आता है प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। इसका मतलब होता है आप गुड्स एंड सर्विसेज जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो एक रीजनेबल प्राइस पे, एक रीजनेबल प्राइस आप चार्ज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का कस्टमर से। सो बिजनेस एग्जिस्ट इन दी फर्स्ट प्लेस टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो बिजनेस को सबसे पहले जो है अपनी सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये जो है फर्स्ट और मेजर ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ought to be of better quality and these ought to be provided at sensible cost। तो जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिजनेस ऑफर कर रहा है वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और एक सेंसिबल कॉस्ट पे होना चाहिए, मतलब रिजनेबल प्राइस आपको चार्ज करने चाहिए। It is additionally the social commitment of business to keep away from misbehavior like boarding, black promoting and manipulative advertisement। तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, उनको उसको मिसबिहेवियर से दूर रहना चाहिए। जैसे कि आप मैनिपुलेटिव एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ठीक है, कस्टमर को मैनिपुलेट कर रहे हो कि हमारे प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें हैं जबकि आपके प्रोडक्ट में वो चीज़ें नहीं हैं। ब्लैक प्रमोटिंग कर रहे हो, बोर्डिंग कर रहे हो, तो ऐसे मिसबिहेवियर से बिजनेसमैन को दूर रहना चाहिए। फिर आता है फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। बिजनेस को एक फेयर रेम्यूनरेशन जो है अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना चाहिए। अब एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो काफ़ी हार्डवर्क करके जो है आपकी बिजनेस यूनिट में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो आपको भी उनको क्या करना चाहिए, एक फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए। सो बिजनेस डज नॉट रन ऑन इट्स ओन बट द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ अ बिजनेस। ये बोलता है कोई भी बिजनेस हो वो अकेले नहीं चल सकता, राइट। एक जो पर्सन है वो बिजनेस को सोली अकेले रन नहीं कर सकता है, बल्कि उसको एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है, उसको लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है। और यही जो पीपल होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी बिजनेस के सक्सेस और फेलियर के।
द पीपल ऑन द इनसाइड ऑफ द बिजनेस आर मोर वैल्यूएबल। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बिजनेस के वो काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, वो एसेट होते हैं बिजनेस के, राइट। एंड मेक अ ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बिजनेस, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं बिजनेस के अंदर, तो उनको एक रिजनेबल पे जो है उनके वर्क के लिए देना चाहिए। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करनी चाहिए सोसाइटी में। तो देखो, एक जो मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम पे वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काफ़ी बढ़ रहा है, तो बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करनी चाहिए। Therefore, it is a social objective of a business to give chance to the beneficial employment to individuals of the society. तो एक बिजनेस को क्या करना चाहिए, अपने सोसाइटी के इंडिविजुअल्स को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, उनको काम देना चाहिए। इन अ नेशन लाइक इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट हैज टर्न्स इनटू अ क्रिटिकल इशू। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी क्रिटिकल इशू है, जिसको हमें क्या करना चाहिए, सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। देन आता है कम्युनिटी सर्विस। बिजनेस मस्ट गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी। बिजनेस को क्या है, अब देखो बिजनेस कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, सोसाइटी में। बिजनेस जो अपने प्रोडक्ट्स है वो कहाँ सोल्व कर रहा है, सोसाइटी में। तो बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, बिजनेस को अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे कि बिजनेस यूनिट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए लाइब्रेरी को ओपन करवाने में, डिस्पेंसरी ओपन करवाने में, एजुकेशनल फाउंडेशन को क्रिएट करने में, एंड सो ऑन, विच अ बिजनेस कैन मेक एंड हेल्प इन द एडवांसमेंट ऑफ अ सोसाइटी। तो बिजनेस जो है वो इन एरियाज में कंट्रीब्यूट करके जो है वो सोसाइटी की एडवांसमेंट में अपना एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। बिजनेस एंटरप्राइज कैन बिल्ड, बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो स्कूल बना सकती हैं, कॉलेज बना सकती हैं, लाइब्रेरीज बनवा सकती है, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स बॉडीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनवा के एक सोसाइटी को एक एडवांसमेंट की तरफ लेके जा सकती है। दे कैन हेल्प नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो एनजीओ की भी हेल्प कर सकती है, जैसे काफ़ी सारे एनजीओ ओपन है, क्राई, हेल्पेज एंड अदर्स, जो कि क्या करते हैं, ये एनजीओ वीकर सेक्शन को सर्विसेज देते हैं। तो बिजनेस यूनिट जो है वो इन एनजीओ के साथ मिल के, ठीक है, सोसाइटी की हेल्प कर सकती है, वीकर सेक्शंस के लिए काम कर सकती है। तो ये दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क एक पॉसिबिलिटी होती है कि फ्यूचर में हमें एडिक्वेट प्रॉफिट मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्या हमें लॉसेस तो फेस करने को नहीं मिलेंगे। तो ये जो पॉसिबिलिटी होती है इसको बिजनेस रिस्क बोलते हैं। अब देखो, मार्केट में जो है एनवायरनमेंट जो है वो लगातार चेंज होता रहता है, ठीक है। कहीं पर नया फैशन आ जाता है, कुछ नए ट्रेंड्स आ जाते हैं, कहीं पर कस्टमर के टेस्ट में ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सारे फैक्टर्स है, इसकी वजह से जो बिजनेस यूनिट होती है वो देखती है कि कभी ये सारे फैक्टर्स आ गए तो मुझे ये तो नहीं है कि प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा या फिर मुझे लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो पॉसिबिलिटी होती है इसको ही बिजनेस रिस्क हम बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर जो डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की वो कम हो गई, ठीक है, क्यों कम हो गई, क्योंकि कस्टमर ने अपना टेस्ट बदल लिया। आज वो प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, कल को हो सकता है वो किसी और से परचेज करने लग जाए, राइट। तो अगर कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आया तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर कॉम्पिटिटर्स जो है मार्केट में ऐसे आ गए जो अच्छी क्वालिटी का और रिजनेबल प्राइस में, हमसे कम प्राइजेस में जो प्रोडक्ट है वो ऑफर कर रहे हैं। इस वजह से भी जो है हमें रिस्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ऐसे फैक्टर्स आ गए तो भाई हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। और अगर डिमांड कम होगी तो सेल भी कम होएगी और प्रॉफिट भी कम होगा, ठीक है। अब देखते हैं बिजनेस रिस्क कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के बिजनेस रिस्क होते हैं, एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क और एक होता है प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क वो होता है जिसमें हमें दो पॉसिबिलिटी होती है, हो सकता है फ्यूचर में हमें फायदा हो जाए और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में हमें लॉस हो जाए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दो रहती है, फायदे की भी रहती है, नुकसान की भी रहती है। अब स्पेकुलेटिव रिस्क आता क्यों है, स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट कंडीशन में कुछ चेंज होता है, ठीक है, डिमांड में चेंज होता है, सप्लाई में चेंज होता है, या फिर फैशन में चेंज आ जाता है, ठीक है, कस्टमर के टेस्ट में चेंज आ जाता है, तो इस वजह से हमें स्पेकुलेटिव रिस्क देखने को मिलता है। तो देखो, अगर फेवरेबल मार्केट कंडीशन रही, मतलब हमारे फेवरेबल में, अगर हमारी बिजनेस यूनिट के फेवरेबल में, ठीक है, वो फेवर में है, तो क्या होगा, गेन होगा। अगर अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन रही तो हमें लॉस भी देखने को मिल सकता है, राइट। सो स्पेकुलेटिव रिस्क वो होता है जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन
प्योर रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें पॉसिबिलिटी ये रहती है कि या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, ठीक है, इसमें प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। प्योर रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें पॉसिबिलिटी जो है वो इसकी रहती है कि या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। जैसे कि फायर, अगर हमारे बिजनेस एंटरप्राइज में मान लो फायर हो गई, ठीक है, तो उससे या तो लॉस होगा या नहीं होगा। चोरी हो गई तो या तो लॉस होगा हमें या नहीं होगा स्ट्राइक की वजह से, ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट का कोई चांस नहीं होता। इसमें क्या होगा, या तो लॉस होगा या नहीं होगा। देयर अकरेंस में रिजल्ट इन, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो गई फायर वाली, थेफ्ट वाली, स्ट्राइक वाली, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो गई तो डेफिनेटली हमें लॉस होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो लॉस नहीं होगा, राइट। सो ये दो टाइप के क्या होते हैं, बिजनेस रिस्क होते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, जिसमें पहला आता है अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अब बिजनेस रिस्क आता ही क्यों है, अनसर्टेनिटी की वजह से, कि हमें पता ही नहीं होता कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा। तो देखो, व्हेन यू आर नॉट श्योर, आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या चीज़ हो जाए। जो कॉमन एग्जाम्पल होते हैं अनसर्टेनिटी के वो होते हैं जैसे कि डिमांड में चेंज हो जाना, कल को क्या पता गवर्नमेंट कोई पॉलिसी में चेंज कर दे या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए। तो बिजनेस रिस्क जो होते हैं वो अनसर्टेनिटी की वजह से होते हैं कि फ्यूचर में हमें नहीं पता क्या चीज़ आ जाएगी, ठीक है, और हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट करेगी। सेकेंड है एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, जो बिजनेस रिस्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का। और रिस्क जो होता है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का। कोई भी बिजनेस जो है वो रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। हाँ, एक बिजनेसमैन जो है वो एक अच्छा डिसीजन लेके, ठीक है, रिस्क को कम जरूर कर सकता है बट एलिमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है, उसको खत्म नहीं कर सकता है, उसको कम जरूर कर सकता है। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। कितना रिस्क आपको फेस करना पड़ेगा वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस टाइप का है और आपके बिजनेस का साइज कितना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस जो है वो फैशन आइटम्स में जो है वो डील करता है, ठीक है, तो देखो हमें पता है फैशन जो है वो लगातार चेंज होता रहता है, तो ऐसा बिजनेस जो फैशन में डील करता है उसको ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, ठीक है। सिमिलरली अ बिजनेस ऑपरेटिंग एट अ लार्ज स्केल, वो बिजनेस जो लार्ज स्केल पे काम कर रहा है उसको ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस से। जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा रिस्क, जितना स्मॉल साइज होगा बिजनेस का उतना कम रिस्क होगा, राइट। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। देखो ये बात भी होती है कि जो रिटर्न होते हैं कि बिजनेस हमें कितना रिटर्न देगा उसका रिलेशन डायरेक्ट किसके साथ होता है, रिस्क के साथ होता है। तो देखो द बिजनेस अर्न अ प्रॉफिट बिकॉज दे आर बियरिंग रिस्क। एक बिजनेस प्रॉफिट तभी अर्न करता है जब वो रिस्क को बियर करेगा। अगर रिस्क नहीं है तो गेन भी नहीं है। अगर लार्जर द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एंड एंटरप्रेन्योर बियर रिस्क विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। देखो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होगा, अगर वो रिस्क लेगा तो ही क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, बट आप भी उस टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिले, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होता है वो रिस्क के साथ क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, मतलब ऐसे वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बिजनेस को बिजनेस रिस्क देखने को मिलता है। पहला आता है नेचुरल कॉजेज। इसमें वो सारे फैक्टर्स आएंगे जो नेचर से रिलेटेड होते हैं और ह्यूमन बीइंग का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। सो नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन, ये कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिनके होने से एक बिजनेस को हैवी लॉसेस देखने को मिलते हैं। अगर ये इवेंट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हैम्पर होती है और बिजनेस एक तरीके से रुक सा जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कॉजेज। इसमें वो सारे फैक्टर्स आएंगे जो ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन बींग से रिलेटेड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं। अब देखो ह्यूमन कॉजेज आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बींग और एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज कैन ब्रिंग हैवी लॉसेस फॉर अ बिजनेस। अगर मान लो एक बिजनेस का एम्प्लॉय जो है कुछ डिसऑनेस्ट करता है, कोई मिस बिहेवियर करता है, उसकी वजह से भी बिजनेस को लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉय था ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कोई टॉप सीक्रेट पता था अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लेकिन उसने क्या किया, उसने बाहर जाके जो बिजनेस का कॉम्पिटिटर है उसको ये बात रिवील कर दी, उसको ये सीक्रेट बता दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो है उसको क्या, बिजनेस को
लॉस देखने को मिल सकता है। द एम्प्लॉयज में हैम्पर द प्रोडक्शन बाय गोइंग ऑन स्ट्राइक्स, राइट्स एटसेट्रा। तो अगर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके एम्प्लॉयज स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, राइट्स पे चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगी। और अगर प्रोडक्शन रुक गई तो क्या होगा, हम मार्केट में डिमांड को पूरी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी सेल कम होएगी और हमारा प्रॉफिट कम होगा। There can be a price fluctuations in the market. There can be a change in a fashion, taste, preferences and demand of our customers. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन कोजेज में आते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कोजेज। इकोनॉमिक कोजेज जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं टू द चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन द मार्केट। अगर मार्केट में किसी भी टाइप का चेंज आता है तो वो सारे इकोनॉमिक कोजेज में आएंगे। देयर कैन बी अ चेंज इन द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। हो सकता है कल मार्केट में जो है वो कंपटीशन इंक्रीज हो जाए, ठीक है, कल को मेरे जो है वो चार कॉम्पिटिटर आ जाए, तो उससे क्या होगा, उससे जो मेरा प्रोडक्ट है हो सकता है उसकी डिमांड कम हो जाए। जो कॉम्पिटिटर आए वो मेरे से अच्छा प्रोडक्ट ऑफर करे, ठीक है, और कम प्राइस में जो है वो ऑफर करे, तो इसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और जो मेरे कस्टमर है वो उन बिजनेस यूनिट के पास चले जाएंगे। तो इनका जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बिजनेस की अर्निंग पे। नेक्स्ट आता है फिजिकल कॉजेज। ऑल द कॉजेज विच रिजल्ट्स इन द डैमेज ऑफ एसेट्स आर कंसीडर्ड एज फिजिकल कोज। वो सारे कोजेज जिससे हमारी एसेट को कोई डैमेज पहुंचता है वो सारे फिजिकल कोज में आएंगे। फॉर एग्जांपल चेंज इन टेक्नोलॉजी में रिजल्ट इन मशीनरी बीइंग आउटडेटेड। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ठीक है, या फिर जो मशीन्स हमारी बिजनेस यूनिट में है, ठीक है, वो आउटडेटेड हो चुकी है, उससे बेटर और अच्छी मशीन्स जो है मार्केट में आ चुकी है, ठीक है। यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, हमारे जो बिजनेस यूनिट है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जबकि मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो है हमें रिस्क देखने को मिल सकता है। जैसे कि बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, ठीक है, जो बॉयलर है वो बर्स्ट हो गया, एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारे जो है ये फिजिकल कॉजेज में आते हैं। नेक्स्ट आता है अदर कॉजेज। कुछ दूसरे भी कॉजेज होते हैं, ठीक है। दीज आर अनफोर्सिन इवेंट्स। ये वो इवेंट्स होते हैं जो हमें देखे नहीं होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस आ गई, ठीक है, मैकेनिकल फेलियर हो गया, मशीन में कोई फेलियर हो गया, कोई टेक्निक फेलियर आ गया, सच एज बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है उसमें चेंजेस आ गए, ठीक है, विच लीड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क। तो इनकी वजह से भी बिजनेस रिस्क हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेसिक फैक्टर्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ अ बिजनेस। सबसे पहले बिजनेसमैन ये देखेगा कि उसको कौन से टाइप ऑफ बिजनेस करना है, ठीक है, किस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में उसको जाना है, ठीक है। ये उसका डिसीजन जो है वो बेस होगा उसकी नॉलेज पे कि उसको मार्केट के बारे में कितनी नॉलेज है, कितना उसको पता है कस्टमर के बारे में कि मार्केट में ये जो कस्टमर है इनकी क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, और मैं जो हूँ वो कैसे इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता हूँ। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट मैं लेके आऊँ जिससे कस्टमर की नीड्स को मैं पूरा कर सकूँ, उनको सेटिस्फाई कर सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ द फर्म। अब बिजनेसमैन ये डिसाइड करेगा कि उसको स्मॉल स्केल बिजनेस करना है या लार्ज स्केल बिजनेस करना है। अब ये चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसके पास फाइनेंस कितना है, उसके पास फंड्स जो हैं वो कितने अवेलेबल है। अगर उसके पास ज़्यादा फंड्स अवेलेबल है तो वो लार्ज स्केल बिजनेस के लिए जा सकता है, लेकिन अगर उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स है तो उसको स्मॉल स्केल बिजनेस करना चाहिए। नेक्स्ट आता है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब इसमें जो है बिजनेसमैन ये डिसाइड करेगा कि ओनरशिप जो है उसको कौन सी करनी है, मतलब कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस में उसको एंटर करना है। काफ़ी टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब जिसमें एक ही ओनर होता है, पार्टनरशिप, किसी के साथ मिलके वो काम कर सकता है, या फिर वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में एंटर कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा बिजनेसमैन, इसके लिए वो हर एक जो फॉर्म है उसको स्टडी करेगा, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स सारे वो देखेगा, उसके बाद ही वो जो है डिसाइड करेगा कि उसको कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस में एंटर करना चाहिए। फिर आता है लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज।
अब वो ये देखेगा कि कौन सी लोकेशन पे जो है मेरे को अपना बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश करना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो एक एंटरप्रेन्योर को लेना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर उसने सही लोकेशन डिसाइड कर ली जहाँ पे उसके जो है वो मैक्सिमम कस्टमर जो है वो आ सकते हैं, तो उसको वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। लेकिन अगर उसका डिसीजन रॉन्ग हो गया, उसने आइसोलेशन मतलब एक जो आइसोलेटेड जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे कस्टमर इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस लोकेट कर लिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से उसके जो प्रॉफिट है वो क्या है, उसको कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर उसको ये भी देखना चाहिए कि मेरे को रॉ मटेरियल इजीली मिल पाएगा, वहाँ पे लेबर इजीली मिल पाएगी, क्या वहाँ पे पावर सप्लाई ठीक आती है, इलेक्ट्रिसिटी का सही प्रोविज़न है, सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग उसको इजीली मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। तो जहाँ पे यहाँ ये सारे फैक्टर्स उसको इजीली मिल जाएंगे, वहाँ पे उसको क्या करना चाहिए, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहिए। फिर आता है फाइनेंसिंग दी प्रोपोजिशन। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है फाइनेंसिंग दी प्रोपोजिशन। अब इसमें क्या होगा, देखो, अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो आपको लैंड भी चाहिए होगी, बिल्डिंग, मशीनरी, अदर इक्विपमेंट, तो ये सारी जो फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, इसके लिए आपको क्या चाहिए होंगे, फंड्स चाहिए होंगे। ठीक है, या फिर जो रॉ मटेरियल होता है या जो डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं, उनको पूरा करने के लिए भी आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस स्टेप में बिजनेसमैन ये देखेगा कि उसको कितने अमाउंट की कैपिटल की ज़रूरत है। ठीक है, और इस कैपिटल को वो कहाँ से जो है वो रेज कर सकता है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से वो जो ये फंड्स है, ठीक है, जो कैपिटल है उसको अरेंज कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप आता है फिजिकल फैसिलिटीज़। इसके बाद वो ये बिजनेसमैन ये देखेगा कि उसके पास फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या मशीनरी, लैंड, रॉ मटेरियल, अदर सर्विसेज, ठीक है, वो अरेंज कर सकता है। ठीक है, द डिसीजन रिलेटिंग टू दिस फैक्टर विल डिपेंड ऑन द नेचर, साइज ऑफ बिजनेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ये जो डिसीजन होता है कि कितनी मशीनरी चाहिए और किस टाइप की मशीनरी चाहिए, ठीक है, लैंड कितनी बड़ी चाहिए, रॉ मटेरियल कितना चाहिए, ठीक है, और कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि किस टाइप का बिजनेस जो है वो बिजनेस यूनिट कर रही है। ठीक है, कौन से साइज का कर रही है और कितने फंड्स जो है वो उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लांट लेआउट। इसमें जो बिजनेसमैन है वो एक लेआउट तैयार करेगा कि ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे मुझे ये मशीनरी सेटअप करनी है, उसका अरेंजमेंट करना, ये टाइप के इक्विपमेंट मेरे को चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारा लेआउट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो बिजनेसमैन जो है वो डिसाइड करेगा। फिर आता है कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। अब देखो, एक जो सिंगल पर्सन होता है वो हर काम अकेले नहीं कर सकता है, उसके लिए उसको एक कम्पिटेंट और एक कमिटेड जो वर्कफोर्स होती है उसकी ज़रूरत होती है, ताकि ये जो वर्कफोर्स है ये बिजनेस की एक्टिविटीज़ कर सके, जैसे कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन करना। तो ये इस चीज़ के लिए उसको वर्कफोर्स की ज़रूरत होएगी। ठीक है, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए उसको वर्कफोर्स की ज़रूरत होएगी। तो इसमें बिजनेसमैन जो है वो ये देखेगा कि उसको कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उनमें से कौन से जो है वो स्किल्ड होने चाहिए, कौन से अनस्किल्ड होने चाहिए, कौन सा मैनेजरियल स्टाफ की उसको ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, फिर उनको ट्रेनिंग देना, उनको काम सिखाना, उनको मोटिवेट करना, वो सारा जो है डिसीजन जो है वो इस स्टेप में बिजनेसमैन लेगा। नेक्स्ट आता है टैक्स प्लानिंग। देयर आर अ नंबर ऑफ टैक्स लॉज विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस। देखो, काफ़ी सारे जो है वो टैक्स लॉ होते हैं जो हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर को कंसीडर करना चाहिए कि कौन सा टैक्स लॉ जो है वो उसके बिजनेस में प्रिवेल करता है। तो जो टैक्स लॉ उसके बिजनेस पे लगेगा उसको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, और जो भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती है वो उसको पूरी करनी होगी। नेक्स्ट आता है लॉन्चिंग दी एंटरप्राइज। ये लास्ट स्टेप होता है। तो जब ये ऊपर वाले 9 डिसीजन एक बिजनेसमैन ने ले लिए, अब एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, अब वो लॉन्च करेगा अपनी एंटरप्राइज को। बाय लॉन्चिंग द enterprise we mean mobilizing the various resources, fulfilling necessary legal formalities, starting the production and starting the sales promotion campaign। तो जब हमने सारे फैक्टर डिसाइड कर लिए, अब हमें क्या करेंगे, अब हम लॉन्च करेंगे अपनी एंटरप्राइज को। कैसे, काफ़ी जो रिसोर्सेज है, ठीक है, उसको अपनी बिजनेस यूनिट पे लाके कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको पूरा करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करनी पड़ेगी, और जो भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। हमें सेल्स प्रमोशन कैंपेन चलाना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन।